नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रांची से बड़ी खबर आ रही है। बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कई दस्तावेज मौके से बरामद किए गए हैं। योगेश के घर से 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रांची से। बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। कई दस्तावेज मौके से बरामद हुए हैं। योगेश के घर से ही 1.25 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईटी की दबिश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एक तस्वीर हम आपको योगेश के घर से भी दिखा रहे हैं, जहां 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं। जमशेदपुर और रांची 2 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। योगेश के घर से 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं। आईटी की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद ये दबिश दी गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश रांची से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है आपके पास? अब तक क्या एक्शन लिए जा चुके हैं? आयकर विभाग को अब तक जो जांच में करीब 3 करोड़ रुपए जो हैं वो 40 लोकेशन से बरामद हुए हैं। इसमें योगेश साहू जो कि बाबा एग्रो फूड कॉर्प लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, उनके पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए भी बरामद हुए। इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज और कई संपत्ति से जुड़े हुए कागजातों की बरामदगी जो है वो आयकर विभाग को ही है। फिलहाल इन तमाम तथ्यों को लेकर जो आधिकारिक रूप से अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो उम्मीद है कि इस पूरे जो दबिश आयकर विभाग के, इसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कंपनी को द्वारा जो है वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी, इसी वजह से आयकर विभाग की यहाँ पर दबिश हुई है और कई अहम जानकारियां यहाँ से टैक्स चोरी को लेकर जो आयकर विभाग को वो मिली हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है और क्या कुछ तथ्य और सामने। वाकई ओम प्रकाश, इंतजार करना होगा और इस मामले का खुलासा जल्दी हो, इसकी उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश। खबर पर नजर बनाकर रखें। और इस बीच गुमला से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 18 जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एसडीओ ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जन धन की क्षति कर रही है निगरानी। भरनो थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। गुमला से बड़ी खबर, 18 जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एसडीओ ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ग्रामीणों में दहशत के माहौल से जुड़ी तस्वीरें। जनधन की क्षति की आशंका जताई जा रही है। गुमला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग ग्रामीण आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे। वन विभाग की टीम फिलहाल मामले में एक्शन ले रही है। और 18 जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एसडीओ ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों में फिलहाल दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जनधन की क्षति की आशंका जताई जा रही है। देखिए, हाथियों के आने जाने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पुराने रास्तों में इंसानी बस्ती बन जाने के कारण और इसीलिए इंसान जहां रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों से ये हाथी आवागमन करने लग रहे हैं। साल भर उगाई जाने वाली फसलों से आकर्षण होता है इन्हें। हाथियों की आबादी रहने की क्षमता से काफी ज्यादा है और इसीलिए हाथियों का आतंक बार बार देखने को मिलता है इन इलाकों में। जंगलों में भोजन और पानी की कमी हो गई है और इसीलिए ये हाथी इन क्षेत्रों में आ जाते हैं। देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर है। रुपेश, क्या जानकारी है आपके पास? अभी फिलहाल वन विभाग की टीम ने क्या एक्शन लिया है? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है, भरनो प्रखंड के आधा दर्जन के करीब गांव है अमलिया क्षेत्र के। वहां पे लगातार 16 से 18 जंगली हाथियों का झुंड है, वो जमा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि जंगली हाथियों के द्वारा जो फसल है, सब्जी की फसल जो किसान लगाते हैं, उनको भी क्षति पहुंचाया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार 2 दिनों से पूरी
जो हाथी का जो मूवमेंट है उसमें नजर बनाई हुई है और लोगों से खास करके हाथी के नजदीक नहीं जाने की अपील की जा रही है। और इस दौरान देखा भी यह जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो हाथी को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और नजदीक तक पहुंच जा रहे हैं और कई बार जो हाथी है वो आक्रामक रूप ले रहा है और कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि कहीं ये ना हो जाए कि एक बड़ा हादसा हो जाए। और लोगों को भी इसमें समझने की जरूरत है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार जो वन विभाग है वो हाथी को ट्रेस कर रहा है, खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं हाथी के घूमने के सूचना मिलने के बाद जो गुमला के एसडीओ हैं उनके द्वारा में क्षेत्र में निषेधाज्ञा की घोषणा कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। हाथियों का झुंड फिर से कांके बार पहुंचा हुआ है। 4 दीवारी तोड़कर नुकसान पहुंचा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सब्जी की फसलों तक को बर्बाद कर दिया गया। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हर जगह हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। अभी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी चाईबासा से, और अब रामगढ़ से भी खबर आ रही है। हाथियों का झुंड जो है वो कांके पहुंच चुका है। 4 दीवारी तोड़कर नुकसान पहुंचा चुका है। सब्जी की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही है। आप देखिए नुकसान कितना ज्यादा हो चुका है। हाथियों का झुंड फिर से पहुंचता है, 4 दीवारी तोड़ता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, फसलों को रौंदता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सब्जी की फसलों को बर्बाद कर दिया है। हालांकि हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा गया है, लेकिन नुकसान लोगों का हो जाता है। हाथियों के आने की वजह से वन विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन बावजूद वन विभाग सख्त एक्शन नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से हाथियों का आतंक लगातार इन इलाकों में देखा जा रहा है। उम्मीदवार भी आ रहे हैं और हाथी भी आ रहे हैं। हमारा सारा दीवार तोड़ दे रहा है। हम लोग डरे सहमे हैं और उम्मीदवार लोग अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं और उम्मीदवार भी अपना प्रचार में हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसको कैसे रोका जाए, नहीं रोका जाए। तो क्या लगता है कि इस बार हाथी मुद्दा बनेगा? एकदम इस बार हाथी मुद्दा बनना चाहिए। हम लोग की सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोग लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि जंगल की ओर ना जाए, सतर्क रहें। और हाथी का झुंड 20 दिसंबर को कांकेबार के जंगलों में प्रवेश किया है। उसके बाद से ही हम लोग लगातार टीवाटी के साथ हर दिन हर रात जो है टीवाटी के साथ हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाथियों का देख रहे हैं कि किधर वो लोग मूव करते हैं। कभी कंडेर, कभी कचुदाग, कभी कांकेबार। टॉर्च वगैरह दिए हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रामगढ़ से जावेद खान फोन लाइन पर हैं। जावेद, क्या वन विभाग की तरफ से एक्शन कुछ लिया जा रहा है? क्योंकि हाथी लगातार तांडव मचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी सब्जियां रौंदते हैं, कभी 4 दीवारी रौंद दे रहे हैं। तो देखिए संवाददाता जावेद खान से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और खबर बता देंगे। चाईबासा से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा है। घर में रखे अनाज सफा चट कर गए। वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। कुमारडुंगी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं, जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा है। घर में रखे अनाज सफा चट कर दिए। वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। कुमारडुंगी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश प्रधान फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या अपडेट? जी देखिए, इस पश्चिम सिंहभूम के विभिन्न प्रखंडों में मझगांव, कुमारडुंगी, झिकपानी, टोंटो आदि क्षेत्रों में पिछले 1 महीना से हाथियों का उत्पात जारी है। पिछले दिनों एक खबर चर्चित थी कि 10 दिनों तक करीब एक दंतेल हाथी ने करीब 20 लोगों की जान ले ली। उसके बाद वो हाथी हालांकि गायब हो गया और ट्रेस नहीं हो पाया, तो राहत मिली। लेकिन हाथियों का जो घर तोड़ने का, अनाज नुकसान करने का, वो उत्पात अभी भी जारी है। और अभी पिछली जो ये घटना है बीती रात की, ये कुमारडुंगी क्षेत्र में है, जहाँ की काफी मशक्कत के साथ वन विभाग से जो पटाखे और अन्य सामान मिले थे, उसके सहायता से ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से हाथियों को बाहर खदेड़ा। लेकिन लोग हमेशा हर शाम जैसे ही होती है तो उन्हें आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है कि जंगली हाथी गांव में उनके पहुंचेंगे और घरों को नुकसान पहुंचाएंगे।
वन विभाग भी कई इलाकों में ड्यूटी कर रहा है और जैसे ही सूचना मिलता है वन विभाग के कर्मी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन हाथी का कोई एक निश्चित ये नहीं होता है कि आज इस गांव में नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है कल दूसरे गांव में। रुपेश, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर चाईबासा से ही आ रही है, वो जानकारी भी अपने दर्शकों को पहले देते हैं। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है। कुल्ला एक्सप्रेस से ये इन्हें नागपुर की तरफ ले जाया जा रहा था। बच्चियों को मानव तस्करी से बचाया गया है। बच्चियों को CWC भेजा गया है। आरपीएफ इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरपीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू हुआ है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने रेस्क्यू करवाया है। कुर्ला एक्सप्रेस से इन्हें नागपुर की तरफ ले जाया जा रहा था। बच्चियों को मानव तस्करी से बचाया गया है। रुपेश, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, ये मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से बीती रात को आरपीएफ ने इन बच्चियों को रेस्क्यू किया है और 5 नाबालिग बच्चियां हैं जो कि नागपुर मजदूरी करने जा रही थी। बच्चियों से अभी पूरे मामले का अभी तक जो जानकारी मिला है कि वे ट्रेन से कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से नागपुर जाने वाली थी और वहां मजदूरी करने जा रही थी। पश्चिम सिंहभूम की अगर बात करें तो यहाँ से गरीबी और इधर रोजगार की कमी के कारण पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसमें कि युवा अधिक हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन करते हैं और जिसमें से कई नाबालिग भी होते हैं। इस मामले में हालांकि अब तक ये बात खुलासा नहीं हुआ है कि उन्हें कौन ले जा रहा था या किसके द्वारा वहां भेजा जा रहा था। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ले जाने वाले इनके साथ नहीं पकड़ाए हैं। वे उनका बच्चियों का कहना है कि वे स्वयं जा रहे थे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम होगा जो कि इन्हें वहां कोई कंपनी में या जहां भी मजदूरी के लिए भेजा जा रहा था। और इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले आते भी रहे हैं। कई बार जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो एजेंट हैं वो उनको भी आरपीएफ ने पकड़ा है। पिछले दिनों पश्चिम सिंहभूम के ही बच्चियों के साथ जमशेदपुर में पकड़ा गया था कई जो एजेंट। तो इसमें हालांकि कोई अभी पकड़ाया नहीं है, लेकिन बच्चियों का कहना है कि वे स्वयं जा रहे थे। चलिए, नजर बनाकर रखें रुपेश। इस पूरी खबर की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लातेहार में मालगाड़ी की 6 बोगी के पटरी से उतर जाने से हड़कंप मचा रहा। बालूमाथ प्रखंड में मगध कोलियरी के समीप फूलबसिया रेलवे साइडिंग की यह घटना है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा है। गुड्स ट्रेन में सवार गार्ड नीतीश कुमार को मामूली सी चोट आई है। फूलबसिया रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे के बाद रेलवे हरकत में आया। राहत और मरम्मतीकरण कार्य युद्धस्तर पर चलाकर चारों पटरियों को दुरुस्त कर रात में रेल परिचालन बहाल कर दिया गया। इस घटना ने रेलवे साइडिंग की सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर एक फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 1 महीने पहले बालूमाथ के कुसमाही रेलवे साइडिंग में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन 11 मार्च से शुरू होगी। ट्रेन भागलपुर में खुलेगी, जिसमें जमालपुर, पटना, जहानाबाद, गया, प्रयागराज, छिक्की सहित कई स्टेशनों से यात्री चढ़ उतर कर सकेंगे। इस ट्रेन से श्रद्धालु उज्जैन के ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। टोटल 600 लोग सफर करेंगे, ठीक है। और इसमें पर यात्री जो कॉस्ट है स्लीपर क्लास का है 18,850 रुपया है, ठीक है। एसी थर्ड एसी में रहेगा 39,995 रुपया और सेकेंड एसी का 41,990 रुपया रहेगा। क्या क्या सुविधा मिलेगी इसमें? टोटल पैकेज है। इसमें रहने के लिए होटल, घूमने के लिए बसें और घुमाने के लिए स्टाफ, खाने के लिए चारों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और अगर आप ट्रेन में रहते हैं तो उस समय आपको स्नैक्स भी दिया जाएगा, इवनिंग स्नैक्स भी दिया जाएगा। गुमला से बड़ी खबर आ रही है। कार चालक से मारपीट का मामला है। नाबालिग समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 27 जनवरी को कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई है। घटना के बाद कार चालक से पिटाई, कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। सदर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गुमला से बड़ी खबर आ रही है। कार चालक से मारपीट का मामला। पर नाबालिग समेत 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जामताड़ा से कार चालक से मारपीट से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है।
और देखिए, केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को झारखंड विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में खर्च के बंटवारे को बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य करने से झारखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो बजट को झारखंड विरोधी बता रहा है। विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है केंद्रीय बजट पर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को झारखंड विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में खर्च के बंटवारे को बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य करने से झारखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। चाहती है कि झारखंड ऐसे राज्य जो उसको और कमजोर करें और त्राहिमाम पैदा कर दें इस राज्य में। बढ़ते आगे अगली खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। फर्जी क्रेडिट कार्ड के जरिए साइबर ठगी किया करते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 10 मोबाइल, 9 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए। पूरे देश में इनका कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। करमाटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीनों ठगों की गिरफ्तारी की है। लोगों के पास से 3 अपराधी गिरफ्तार हुए। बरामद में 10 मोबाइल और 9 सिम है। अपराध शैली लोग का है, गूगल में टाटा कार्ड लिखकर लॉगिन करते हैं एवं कोई 10 डिजिट लिखकर वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त कर साइबर ठगी करना। और देखिए, यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का कई छात्रों ने खुलकर स्वागत किया। राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन और नए नियम में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई। महज आरोप के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाकर बेहतर फैसला लिया। यूजीसी को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन एक जहां पर शैक्षणिक माहौल है और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी जगह एक माहौल बना हुआ है। हम इस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो कई कोर्स के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिवाकर चौधरी। मैं एमबीए डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और ये जो यूजीसी चल रहा है, मुझे इसे मतलब नहीं है कि हम लोग समानता एक मानते हैं, सबको भाई बहन सब एक मानते हैं। हम लोग कोई ये नहीं समझते किसी को अलग अलग, ये क्या नीचा जाता, हम लोग ये नहीं देखते। ये जो होता कॉलेज के बाहर होता होगा, हमको ये नहीं पता। हम तो यहाँ सबको एक मानते हैं। हम लोग ये सब नहीं मानते। हम लोग कास्ट में भेदभाव नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से। और हमें क्यों ही करना, हम पढ़ने आते हैं कॉलेज, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, सब इक्वल है। जो अपना जो कास्ट कर रहा है उनके लिए अलग बात है वो तो। और ये यूजीसी जो है एक धर्म परिवर्तन मतलब बांटने का काम किया जा रहा है। इससे ये सरकार जाति को बांटने का काम कर रहा है। यानी SC ST OBC ये अलग अलग, जनरल ये अलग अलग कर दे रहा है कि जनरल है उसको नीचा कर देना है, ST SC ऊपर कर देना है। ये बेकार चीज है। हम कॉलेज आप पढ़ने आते हैं, कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं तो पढ़ के ही मतलब सब एक भाई बहन जैसे ही रहते हैं। ये तो खैर इसका लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा दिया 2 दिन पहले इसको, लेकिन कॉलेज में लागू नहीं होना चाहिए। बाहर आरक्षण के लिए पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है, अपना जो जैसा कमजोर है उसको मिलना चाहिए, लेकिन कॉलेज में नहीं। कॉलेज में या तो जनरल को ऐड करो, नहीं तो इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। हर कास्ट के लोग हमारे दोस्त लोग हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी जाति के बारे में बंटवारा करना चाहिए। हर लोग के साथ में मिलजुल के रहना चाहिए कॉलेज और स्कूलों में। इसके आप विरोध है? हाँ, मतलब ये सही नहीं, विरोध भेदभाव हो जा रहा है इसके बारे में, और कुछ ऐसा नहीं है। ये भेदभाव हो जाएगा इसमें, जिससे आपस में टकराव होने लगेगा। वो जो किसी मान लीजिए कोई दोस्त ऐसा निकल गया, कुछ फायदा उठा लिया, अगर दुश्मनी के बेस तो जनरली सही फंस जाएगा इसमें। देखिए, मैंने कई स्टूडेंट से और कई कोर्स कर रहे हैं, कोई IT कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया ताकि शैक्षणिक जो वातावरण है सुखद होनी चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चूंकि सभी एक ही बिल्डिंग, एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। रांची से निरंजन सिंह।
बढ़ते आगे अगली खबर बोकारो से 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। इस दौरान राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी आयोजित हो रही है। जिस दिन मतदान होगा उसी दिन दूसरी पाली में इंटरमीडिएट का एग्जाम होना है और ऐसे में छात्रों को परेशानी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शहर में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित होती है। उस जगह पर मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। हालांकि पदाधिकारी को ये उम्मीद है कि इसका समाधान राज्य निर्वाचन और विभाग मिलकर जरूर कर लेगा। 23 तारीख को जो नगर निगम का चुनाव होना है उसी दिन सेकेंड पाली में हमारे इंटर के परीक्षा संचालित होनी है। तो सर ये कैसे मैनेज होगा सर, चुनाव भी है और ये इस विषय पे हम तो चूंकि चुनाव का मामला है, परीक्षा का मामला है, हम इस पे तो निर्णय या फिर हम इस तरह से कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन संभवतः हमेशा से ऐसा होता आया है, दोनों एक साथ रहता है तो राज्य कार्यालय इस पे कुछ निर्णय लेगी, उसी पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग तैयारी मोड में हैं, उसका भी चुनाव का भी तैयारी में है और परीक्षा का भी तैयारी में हम लोग हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।